हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आ गया हूं फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। स्कूल एक ऐसा टाइम जिससे आपकी बचपन से जवानी तक की यादें जुड़ी हुई होती है। और अगर आप किसी भी इंसान से पूछो कि वापस से वो कौन सा टाइम जीना चाहता है, तो 90% लोग आंसर देते हैं कि वो अपनी स्कूल लाइफ को एक बार फिर से जीना चाहते हैं। कुछ लोग की स्कूल लाइफ बहुत मजेदार होती है, बहुत सारा फन उन्होंने किया हुआ होता है, बहुत सारी यादें होती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ स्कूल से ऐसे दर्दनाक हादसे जुड़े हुए होते हैं जिनको वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ रोहिणी के साथ, जब अपने स्कूल में क्लास 8 के अंदर पढ़ा करती थी। क्या हुआ रोहिणी के साथ, कैसा हो, सब हम लोग देखेंगे इस कहानी में आगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथ अगर आपके आसपास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ हमारी इन दी गई आईडीज के ऊपर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी स्टोरीज को वॉइस नोट फॉर्म में या फिर लिख रिटर्न फॉर्म के अंदर हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। रोहिणी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के बारे में कहा जाता था कि उस स्कूल के अंदर पिछले कई सालों में 2 टीचर्स और 3 बच्चों की डेथ हो चुकी है। स्कूल के बारे में पूरे स्कूल के अंदर ये अफवाह फैली हुई थी। ये टोटल 4 फ्लोर का स्कूल था, बाकी ग्राउंड वगैरह था। इन 4 फ्लोर में से सेकंड फ्लोर पर नंदिनी की क्लास थी। 4th फ्लोर के एक कोने में एक रूम था। उस रूम में कोई भी आया जाया नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ डेथ्स उस रूम के अंदर हुई थी। ये बातें बच्चों के बीच में हुआ करती थी, लेकिन किसी भी बच्चे ने से कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। इसलिए मोस्टली सबको लगता था कि शायद बच्चों को डराने के लिए या फिर किसी कोई बहुत पहले इंसिडेंट हुआ होगा, उसकी वजह से ये अफवाह सी चलती रहती है। बाकी स्कूल में कभी किसी भी बच्चे को या टीचर को ऐसा कोई भी हॉन्टेड एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। रोहिणी खुद पिछले 4 साल से स्कूल में पढ़ रही थी और कभी उसने कोई ऐसा इंसिडेंट नोटिस नहीं किया। खैर, चलते स्कूल में, तो ये जो स्कूल था यहाँ पर दिवाली की छुट्टियां होने वाली थी। दिवाली से 3 दिन पहले इनका स्कूल चल रहा था। आज स्कूल का लास्ट डे था। सुबह के 4 पीरियड लगे और 4 पीरियड लगने के बाद लंच के बाद स्कूल की क्लासेस ऑफ कर दी गई। टीचर्स आए, उन्होंने कहा कि भाई सब बच्चों को मिलकर स्कूल को डेकोरेट करना है। डेकोरेशन का सारा सामान स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया। टीचर्स और बच्चे मिलकर स्कूल की अलग अलग फ्लोर्स को, बाहर इंटीरियर एक्सटीरियर हर जगह डेकोरेशन के अंदर लगे हुए थे। अब आप जानते हैं स्कूल्स में क्या होता है, टीचर सिर्फ काम बताते हैं, उसके बाद बैठकर वो अपने गॉसिप में लग जाते हैं। लेकिन सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। सब लोग मिलकर, कोई क्लास के अंदर झूमर लगा रहा है, कोई जो कपड़े वाले वो आते हैं ना, रील्स जो होते हैं उनको लगा रहा है, कोई बोर्ड के ऊपर हैप्पी दिवाली के मैसेज बना रहा है, ड्राइंग बना रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं। रोहिणी को भी रंगोली और ड्राइंग का बहुत शौक था। उसकी ड्राइंग बहुत फाइन और बहुत अच्छी थी, और ऐसे ही वो भी अपनी क्लास में बैठकर रंगोली बना रही थी। तो जब वो अपनी रंगोली बना रही थी, उसने रंगोली कंप्लीट की। एक मैम थी जिन्होंने अभी भी नया स्कूल ज्वाइन किया था, उनको 2-3 महीने हुए थे स्कूल को ज्वाइन किए हुए। वो रोहिणी की रंगोली को देखती और बोलती, अरे वाह बेटा, तुम तो कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, क्या तुम मेरी क्लास में भी रंगोली बना सकती हो? तो रोहिणी बोलती, जी हाँ मैम, बिल्कुल बना दूंगी। तो बोलती कि ठीक है, 4th फ्लोर पे वो जो कोने वाला रूम है, उससे पहले वाला मेरा क्लासरूम है, वहां पर जाके तुमको रंगोली बनानी है। अब क्योंकि वो टीचर नहीं आई थी तो उसको 4th फ्लोर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। 4th फ्लोर का नाम सुनकर रोहिणी घबरा गई और उसने कहा कि मैम, वहां पर बच्चों को जाना मना है। तो टीचर थोड़ा गुस्सा तो बोलती है, तो तुम्हें कौन सा लास्ट वाले कोने वाले रूम में जाना है? मेरा क्लासरूम तो उससे बहुत पहले ही है, तुम्हें वहां पर जाके रंगोली बनानी है। और सुनो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कह दिया ना, मुझे वो रंगोली चाहिए और हाफ एन आवर में वो रंगोली वहां पर होनी चाहिए। टीचर ने ये बात थोड़े गुस्से में बोली थी। अब आप समझ सकते हैं 8th क्लास की स्टूडेंट वो टीचर की टोन से घबरा गई। उसने बोला, ठीक है मैम, मैं रंगोली बना दूंगी। इसके बाद वो टीचर वहां से चली गई। अब रोहिणी ने उस टीचर को हाँ तो बोल दिया था, लेकिन वो खुद घबराई हुई थी कि 4th फ्लोर पर, क्योंकि उससे पहले कभी 4th फ्लोर पर नहीं गई थी। 4th फ्लोर की कहानियां उसने सुनी हुई थी, इसलिए भी वो घबरा रही थी। लेकिन मरती क्या ना कर दी, उसने अब टीचर से प्रॉमिस कर दिया था। फिर उसने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपनी फ्रेंड राखी को वहां पे ले चलूंगी। तो अपनी फ्रेंड राखी के पास जाती है और बोलती है कि सुन यार, वो जो मैम आई थी ना, उन्होंने मुझसे कहा है कि उनको 4th फ्लोर वाले रूम में, उनके क्लासरूम में रंगोली बनानी है, और उनका क्लासरूम ना वो कोने वाला जो रूम है उससे जस्ट पहले ही है, और ना मुझे वहां पे जाने से बहुत डर लगता है, तो तू मेरे साथ चल लेगी क्या? तो राखी हंसते हुए बोलती है, अरे तो 4th फ्लोर पे जाना है तो इसमें डरने वाली क्या बात है, तू इतना घबरा क्यों रही है? और तू चिंता मत कर, 4th फ्लोर पे कुछ भी नहीं, मैं वहां पे कई बार गई हूँ, और इवन मैं तो उस कोने वाले रूम के अंदर भी गई हूँ, वहां पर कुछ नहीं है, सब लोग यूं ही यहाँ पर बातें उड़ाते हैं, तो घबरा मत, मैं तेरे साथ चल लूंगी। राखी की बात सुनकर नंदिनी को हिम्मत लगी और इसके बाद वो राखी को लेकर 4th फ्लोर पे चली गई।
जैसा कि सभी लोग डेकोरेशन में लगे हुए थे, तो फोर्थ फ्लोर पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं थे। इक्के दुक्के स्टूडेंट अलग अलग क्लासरूम के अंदर थे। तो राखी और नंदिनी वो कोने वाले रूम से पहले वाले रूम के अंदर चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो रंगोली बनाना शुरू करते हैं। अब एक आर्टिस्टिक अप्रोच का आदमी या इंसान जब काम करना शुरू करता है तो वो पूरी तरह से अपने काम में खो जाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ रोहिणी के साथ। वो भी अपने काम के अंदर खो गई, उसका फोकस पूरा अपने काम पर था और दोनों फ्रेंड्स मिलकर रंगोली बनाने लगी। लेकिन रंगोली ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली थी, तभी उन्हें व्हाइट कलर की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब व्हाइट कलर लेने के लिए उनको ग्राउंड फ्लोर पे जाना पड़ता। तो राखी उससे बोलती है, सुन, ग्राउंड फ्लोर पे कौन जाएगा, यहीं देख ले, आसपास कहीं चौक पड़ा होगा व्हाइट कलर का, उससे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो रोहिणी उस क्लासरूम के अंदर चौक ढूंढने लगी, लेकिन जिस क्लासरूम में वो काम कर रहे थे वहां पर एक भी व्हाइट चौक नहीं पड़ा था। जब रोहिणी को अपने क्लासरूम में चौक नहीं मिला तो वो बगल वाले क्लासरूम में चली गई और वहां पर जाकर उसने देखा तो एक लड़की बोर्ड के ऊपर रंगोली बना रही थी। तो उसने उससे पूछा कि सुनो, तुम थोड़ी देर के लिए मुझे व्हाइट चौक दे सकती हो? वो लड़की रोहिणी की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, तुम भी रंगोली बना रही हो? उस लड़की की आवाज में एक अलग सी कसक, एक अलग सा हिप्नोटिज्म था। रोहिणी ने जवाब दिया, हाँ, मैं बगल के क्लासरूम में रंगोली बना रही हूँ, मेरे कलर खत्म हो गए हैं, तो अगर व्हाइट चौक होगा तो उससे मेरा काम हो जाएगा। वो लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई और उसने वो व्हाइट चौक रोहिणी की तरफ आगे कर दी। रोहिणी उसके पास में जाकर वो व्हाइट चौक उससे लेती है और चौक लेते टाइम उसके फिंगर्स उस लड़की के हाथ को टच कर जाते हैं और टच करते हुए अपने हाथ को एकदम से पीछे खींच लेती है। इसके बाद वो बड़े असमंजस से उस लड़की को देखने लगती है। वो लड़की अब भी रोहिणी को देखकर मुस्कुरा रही थी कि तभी रोहिणी को ध्यान आता है कि ये तो वो फोर्थ फ्लोर के कोने वाला क्लासरूम, इसमें कोई नहीं आता है, लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। और जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि उस लड़की का हाथ जब रोहिणी के फिंगर से टच हुआ तो उसको ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ को हाथ टच कर दिया हो। उसका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा था। फिर उसे लगा कि जैसे राखी यहाँ पर आ जाती है ऐसे कोई और बच्ची भी यहाँ पर आ गई होगी जिसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोहिणी ने चौक ली और चुपचाप वापस से अपने उस क्लासरूम में चली गई और रंगोली को कंप्लीट किया। रंगोली कंप्लीट होने के बाद राखी ने रोहिणी से पूछा कि सुन, तू किससे बात कर रही थी? तो रोहिणी ने बोला कि वो बगल वाली क्लास में एक लड़की रंगोली बना रही थी, मैं उसी से बात कर रही थी, मैं उसी से चौक लेकर आई हूँ। तो उसने कहा, अच्छा, कैसे रंगोली बना रही थी वो? उसने कहा कि यार, जब वो बना रही थी तब तो रंगोली कंप्लीट नहीं हुई थी, चल देख कर आते हैं कि कैसी रंगोली बन रही है। तो बोलते, अच्छा ठीक है, चल चल। तो जाने लगते हैं तो रोहिणी थोड़ा आगे आ जाती है पहले ही और राखी पीछे सामान समेट रही होती है कि तभी स्कूल की घंटी बज जाती है। तो क्लासरूम के गेट से बाहर निकलकर राखी बोलती है, सुन, तू जल्दी से देख के आ जा, मैं यहीं पर खड़ी हूँ, फिर घर भी जाना है। तो रोहिणी उस क्लासरूम के बाहर पहुंचती है, वहां जाके वो देखती तो लड़की रंगोली बना चुकी थी, उसकी रंगोली कंप्लीट हो गई थी। और उसको देखकर रोहिणी बोलती है, वाह, तुमने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है, इतनी सुंदर रंगोली तो मुझसे भी नहीं बनती, बहुत बहुत अच्छी रंगोली बनाई है तुमने। फिर इसके बाद रोहिणी ने उस लड़की से कहा, सुनो, छुट्टी हो गई स्कूल की, चलो चलते हैं, तुम्हें घर नहीं जाना है। उस लड़की ने कहा, तुम चलो, मैं आती हूँ। उसकी बात सुनकर रोहिणी उसे ओके बोलती है और जाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस लड़की के पैरों पे पड़ती है और उसको देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। उस लड़की के पैर मुड़े हुए थे। वो देखते ही भागती है वहां से और सीधा राखी के पास बोलती है, चल 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 चल। तो राखी उसको देख के बोलती है, क्या हुआ तुझे, तेरा चेहरा इतना सफेद क्यों पड़ गया है? उसको कुछ भी नहीं बताती और बोलते, चल चल यार, जल्दी यहाँ से चलते हैं, छुट्टी हो गई है। और इस तरह से ये लोग अपने स्कूल से बाहर निकल जाते हैं। रोहिणी ने ना राखी को इस बारे में कुछ बताया, ना ही अपने घर पे इस बारे में कोई बातचीत की। हो सकता है उसको लगा कि उसके मन का वहम हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी फोर्थ फ्लोर के नाम से पहले से ही। खैर, 2 दिन बढ़िया से गुजरे, कुछ भी नहीं हुआ। दिवाली भी रोहिणी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की। दिवाली की पूजा करके, पटाखे चला के, खाना पीने के बाद ये सब लोग सोने चले गए। रात को करीबन 1 बजे रोहिणी की आंख खुलती एक अजीब सी आवाज से। एक आवाज जो ऐसा लग रही थी कि जैसे कोई दीवार के ऊपर चौक घिस रहा हो, उस तरह की आवाज आ रही थी। और ये आवाज रोहिणी के रूम की खिड़की के पास से आ रही थी। उसे लगा कि ऐसी आवाज यहाँ से कैसे आ रही है। आवाज के चक्कर में उसने जैसे खिड़की खोली, वो लड़की उसकी खिड़की के सामने खड़ी हुई थी। वही लड़की जो उसे स्कूल में दिखाई दी थी, वही लड़की जिसके पैर उल्टे थे। उसको देखते ही वो बुरी तरह से घबरा गई और वहीं के वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब उसकी मम्मी उसके रूम में तो देखकर वो एकदम चीखी, क्योंकि वो नीचे जमीन के ऊपर बेहोश पड़ी हुई थी पीठ के बल। उसको उठाया, घर वालों को सबको बुलाया और देखा तो उसको बहुत तेज फीवर था। रोहिणी अभी भी किसी को कुछ बताने की हालत में नहीं थी कि कल रात को उसने क्या देखा, क्योंकि फीवर इतना ज्यादा हो गया था उसको और बेहोशी की हालत में सुबह सुबह थी। किसी ने उससे कुछ पूछा भी नहीं। उनको लगा पता नहीं कैसे ये जमीन के ऊपर गिरी हुई है। खैर, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टर ने कहा कि सब नॉर्मल है, हो सकता है मतलब ऐसे कोई वीकनेस की वजह से हो गई है, कुछ खा लिया हो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, सब कुछ नॉर्मल था। उसे हॉस्पिटल से घर लाया गया
घर लाने के बाद उसने कहा कि तो मेरी पीठ में थोड़ा दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा तू रात भर बेहोश रही है और पीठ के बल ज़मीन पर गिरी थी। हो सकता है ठंड की वजह से या कुछ चुभ गया हो तुझे, उसकी वजह से तेरी पीठ में दर्द हो रहा हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो सभी लोगों ने नॉर्मल था भई, डॉक्टर को दिखा ही लिया है, पीठ में दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा, क्योंकि पीठ के बल वो पूरी रात पड़ी हुई थी। तो इस तरह से चीज़ों को इग्नोर किया। लेकिन अब रोहिणी का जो स्लीप साइकिल या स्लीप पैटर्न था वो चेंज हो गया। दिन भर उसको पीठ में दर्द रहता, जिसकी वजह से वो दिन भर सोती रहती और रात 8-9 बजे के बाद उसका पीठ दर्द एकदम से ठीक हो जाता। अब अगर इंसान दिन भर सो रहा है तो उसको रात को नींद नहीं आएगी, और इसी वजह से नंदिनी भी रात भर जागा करती थी। अभी दिवाली की करीबन 3-4 दिन की छुट्टियां और बची हुई थी, तो घर वालों को लगा ठीक है, अभी तो छुट्टियां चल रही है, स्कूल जाना नहीं है, दिन भर सो रही है, रात को जाग भी रही, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिवाली की छुट्टियां भी खत्म हो गई। जब स्कूल जाने का टाइम आया तो अगले दिन भी सुबह उठते ही बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है कहकर बोलने लगी, रोने लगी। इवन बहाना नहीं था, उसका पीठ में वाकई बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर्स को भी दिखाया, ऐसा पीठ में कुछ प्रॉब्लम थी नहीं, उसको पेन किलर्स वगैरह दिए, लेकिन सुबह उठते ही उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द होने लगता और इस तरह से उसकी स्कूल की छुट्टी होने लगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं था, रोहिणी के साथ चीजें धीरे धीरे बढ़ रही थी, चीजों की मतलब आप बोल सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है या मैनिफेस्टेशन है वो हो रहा था। उसे कई बार अपने रूम के अंदर प्रेजेंस फील होती थी, कुछ फुसफुसाने की आवाज सुने आती थी, लेकिन वो उनको इग्नोर कर दिया करती थी। एक रात की बात है, नंदिनी अपने बिस्तर में लेटी हुई थी, उसकी मतलब सोने की वो कोशिश कर रही थी कि तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी पीठ पर कोई प्रेशर डाल रहा है, कुछ चुभ रहा है। जब वो उठी तो उसने देखा कि उसकी ड्राइंग बुक, उसकी जो ड्राइंग बुक थी, स्केच बुक, जो बेसिकली वो ड्रॉअर के अंदर रखती थी, वो उसके बेड पर पड़ी हुई थी। उसे अच्छे से याद है कि जब वो सोई थी तो वो कोई स्केच बुक लेकर नहीं सोई थी। वो उठ के देखती कि उसकी स्केच बुक यहाँ पर कैसे आ गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस स्केच बुक के पन्ने खुले हुए थे और उन खुले हुए पन्नों पर रोहिणी की ड्राइंग्स बनी हुई थी। और उसी ड्राइंग के पास में पैरेलल में एक और सेम वैसी की वैसी ड्राइंग बनी हुई थी, जो शायद किसी और ने ड्रॉ की थी। और उस ड्राइंग के नीचे एक सिग्नेचर हो रखा था, उस पर लिखा हुआ था अनामिका। उसको देखकर रोहिणी को समझ नहीं आता कि ये सब कैसे पॉसिबल है और ये अनामिका कौन है। वो अपने रूम में चारों तरफ देखती है कि तभी उसकी नजर सामने कोने की दीवार पर पड़ती है, जहां पर वही लड़की जो स्कूल में थी वो खड़ी होकर वही रंगोली बना रही थी जो उसने उस दिन स्कूल में बनाई थी। रोहिणी कुछ समझ पाते उससे पहले उसने रोहिणी की तरफ देखा और उसकी तरफ चौक बढ़ा दिया। पता नहीं ऐसा कौन सा अट्रैक्शन था उस लड़की की आंखों में। रोहिणी चुपचाप उठी, उसने उसके हाथ से वो चौक लिया और बिना कुछ बोले उसके साथ में वो भी रंगोली बनाने लगी। और इसके बाद अब हर रात ऐसा ही होने लगा। रात को नंदिनी को दिखाई देती और ये दोनों मिलकर कभी स्केच बुक पर, कभी कमरे के दीवारों पर, कभी टेबल के ऊपर साथ में ड्राइंग्स बनाया करती थी। ऐसे एक दिन रात की बात है, रोहिणी की मदर की आंख खुली और पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि उन्हें अपने घर के आंगन में जाना चाहिए। आते करीबन शायद 1:30 या 2 बज रहे थे, उस टाइम वो आंगन में पहुंची और उस टाइम वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा, उनके मुंह से बस चीख निकल ही जाती, लेकिन उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। उन्होंने देखा कि सामने रोहिणी आंगन में बैठकर कुछ रंगोली टाइप बना रही है और उसी के साथ साथ एक और लड़की बैठी हुई है, जो देखने में बिल्कुल भी इंसान की तरह नहीं लग रही। मतलब जो उसका हुलिया था, जैसे वो बैठी हुई थी और वो भी उसके साथ ड्राइंग बना रही है। उस लड़की को देखते ही रोहिणी की माँ समझ गई कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल नहीं है। उनकी जगह शायद कोई और होता तो डर या गुस्से में बहुत तेज चिल्ला देता और रोहिणी को डांटता, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो चुपचाप दबे पांव वहां से वापस चली गई, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ बोला कि उस लड़की को ये पता लग गया कि उन्हें पता लग गया है कि वो रोहिणी के साथ है, तो वो रोहिणी को नुकसान पहुंचा सकती थी। यहाँ से जाने के बाद उन्होंने सारी बात अपने पति को बताई। सुबह ये लोग उठे और चुपचाप रोहिणी के कमरे में पहुंचे और वहां जाके जो उन्होंने देखा, तो उसकी माँ का जो शक था वो यकीन में बदल गया कि जो कुछ उन्होंने रात को देखा वो वहम नहीं था। उसकी स्केच बुक में हर पन्ने पर 2-2 डिजाइन बने हुए थे। उसकी टेबल पर, कमरे की दीवारों के कोनों के ऊपर भी रंगोलियां बनी हुई थी और सेम डिजाइन 2 बार रिपीट हो रही थी। ये देखकर वो दोनों घबरा गए, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या करें। और इधर रोहिणी जो थी वो चुपचाप सोई हुई थी। 1-2 दिन इन लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, लेकिन 2 दिन के बाद ही अचानक से रोहिणी की जो कमर से नीचे, मतलब जहां इसको पेन होता था बैक में, वहां से नीचे तक का पूरा पार्ट पैरालाइज हो गया। जब ऐसा हुआ तो सभी घर वाले बुरे परेशान हो गए। उनकी मदर, फादर, इनके जो पिताजी थे, मतलब रोहिणी के दादाजी,
ये सब लोग इनको लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। तो ये लोग रहते थे ललितपुर में, जो कि एमपी को बिलोंग करता है। तो ललितपुर में इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, बस उस डॉक्टर के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो फिर मतलब जनरल चेकअप कराने के बाद ये लोग पहुंचे झांसी, और झांसी के एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने रोहिणी का चेकअप करवाया। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनका एक ऑपरेशन होगा, लेकिन ऑपरेशन रिस्की है और उसके बाद भी 100% ठीक हो जाए इसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। अभी 1 महीने तक हम इसकी दवाई चलाते हैं, अगर दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर ऑपरेशन से भी इसका ठीक होना बहुत मुश्किल है। जिंदगी भर इसको ये दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और चलने का तो मैं कुछ भी नहीं सकता, चल भी पाएगी या फिर नहीं। अब उनकी बात सुनकर सारे घर वाले परेशान हो गए, पता नहीं एकदम से ऐसे कैसे बच्ची बीमार हो गई, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है। तो जो रोहिणी की बुआ थी, उन्होंने इनकी मदर से कहा कि सुन, डॉक्टर को तो अपन ने दिखा लिया है, एक काम करते हैं, कुछ ऊपरी हवा भी हो सकती है, वो भी चेक करवा लेते हैं। अब रोहिणी की मदर ने अपने जो इनके ससुर जी थे, मतलब रोहिणी दादाजी थे, उनसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात वो कह रही हैं, ऐसा भी हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये भी पता कर लेते हैं। तो इनके जो दादाजी थे रोहिणी के, उन्होंने अपने गुरुजी को फ़ोन किया, और इनके गुरुजी जो है वो इनसे मिलने इनके घर पे आए। आने के बाद गुरुजी ने थोड़े आंखें अपना ध्यान वगैरह लगा, उसके बाद रोहिणी से पूछा कि बेटा, जब तुम उस दिन स्कूल में थी तो छुट्टी होने के बाद तुमने उस लड़की को अपने साथ आने को कहा था ना। तो उसने हाँ कर दिया। बोले बेटा, इसीलिए वो तेरे साथ तेरे घर पर आ गई है। दिवाली की रात अमावस की रात होती है, और उस समय ये जो बुरी नेगेटिव शक्तियाँ होती है बहुत पावरफुल होती है, और तू जाने अनजाने में खुद उसको अपने साथ आने का निमंत्रण देकर आ गई, और इसीलिए वो तेरे साथ आ गई। ये सब सुनने के बाद घर वाले सोचते हैं कि ये सब क्या बात कर रहे हैं। तो उसके बाद रोहिणी ने रोते रोते उन सबको सारा इंसिडेंट बताया कि कैसे दिवाली की रात को पहली बार वो लड़की उसको दिखाई दी थी, और इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। तो उसकी मदर बोलती है कि तो बेटा तुझे उसी दिन बताना चाहिए था। तो वो कहती है कि मैं डर गई थी, मुझे लगा पता नहीं मेरा वहम है या क्या है, इसलिए मैंने आप लोगों को किसी को कुछ भी नहीं बताया। ये सब सुनने के बाद गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग सब शांत हो जाओ, ऐसी कोई बड़ी दुविधा नहीं है। उन्होंने अपने थैले में से एक नींबू निकाला हरा, और उस नींबू को 7 बार रोहिणी के ऊपर से लेकर नीचे तक ओसारा बोलते, उतारा करना बोल सकते हो उसे। तो 7वीं बार उतार जब नींबू को ऐसे हाथ में खोला, तो जो हरा नींबू था वो बिल्कुल काला पड़ चुका था। फिर इसके बाद उन गुरुजी ने कहा कि अगले 21 मंगलवार तक इसका इस तरह से 21 बार हर दिन 21 बार उतारा करना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस चालू हुआ। हर मंगलवार गुरुजी आते, 21 बार वो उतारा करते, और जब आखिरी मंगलवार था उस दिन जब उन्होंने उतारा किया, तो वो रोहिणी जो पैरालाइज हो चुकी थी उसकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे वो इंप्रूवमेंट आ रहा था, लेकिन लास्ट दिन के बाद वो इवन अपनी जगह पर खड़ा होना भी शुरू हो गई। सारे घर वाले खुश थे कि चलो फाइनली, उनको लग रहा था कि दोबारा कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, पैरालिसिस को हो गया है, लेकिन उन गुरुजी की शक्तियों से रोहिणी वापस से अपनी स्ट्रेंथ से खड़ी हो पाई। आप सब लोगों को ये लग रहा होगा कि यार ये सब कैसे पॉसिबल है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा है कि किस तरह से एक इंसान जो चल नहीं पाता है वो एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो होने के बाद वापस से खड़ा भी हो जाता है। तो कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, जिनको अगर सही टाइम पर आपके पास पहुँच जाए, अगर आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। और कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर रोहिणी के केस में। ऐसा नहीं है कि साथ में उसके मेडिसिन नहीं चले, उसके मेडिसिन भी चल रही थी और साथ में ये इलाज भी चल रहा था, और अगले 6 महीने में रोहिणी ठीक ठाक से बिल्कुल पहले की तरह चलने लगी, जैसा कि वो पहले रहा करती थी। रोहिणी अब बिल्कुल ठीक है, और अब एक कॉलेज से वो नर्सिंग कर रही है। लेकिन ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आखिर कौन थी अनामिका, इन सारे सवालों के जवाब अभी भी बचे हुए थे। इसकी जो फैमिली थी, इसके मदर फादर, वो पहुंचते स्कूल में इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इनके स्कूल में एक पुराना लाइब्रेरियन था, वहां से इनको फाइनली अपने सवालों का जवाब मिलता है। अनामिका इसी स्कूल की एक ब्राइट चाइल्ड थी, और जिस तरह से रोहिणी को ड्राइंग करना पसंद है, सेम ऐसे ही अनामिका को भी ड्राइंग करना, रंगोली बनाने से बहुत पसंद था। स्कूल में ये फेमस था कि 4th फ्लोर में हॉन्टेड है या ऐसा कुछ है। तो कुछ बच्चों ने उसके साथ प्रैंक कर दिया और उसे उस स्कूल के उस कोने वाले रूम के अंदर बंद कर दिया। पता नहीं इस रूम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब उस रूम को खोला गया तो वहां पर उनको अगर मिला कुछ, तो वो थी अनामिका की लाश। उस लाश के चारों तरफ रंगोलियां बनी हुई थी। शायद वो लड़की को जब उन्होंने बंद कर दिया था तो वहां पर बैठकर भी वो अपनी ड्राइंग्स वगैरह बना रही थी। मेडिकल रिपोर्ट्स में आया कि उसकी जो मौत है वो सफोकेशन से हुई है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुआ, किसी को कुछ नहीं मिला।
और उसके बाद से स्कूल के अंदर और ज़्यादा ये बात फैल गई कि स्कूल का जो 4th फ्लोर का कोने वाला रूम है वो हॉन्टेड है, क्योंकि उससे पहले भी 1-2 मौतें जो हुई थी वो उसी रूम के अंदर हुई थी। और इसी वजह से उस दिन जब रोहिणी रंगोली बनाते हुए वहाँ पर पहुँची, उस लड़की को उसने रंगोली बनाते हुए देखा, उस लड़की ने उससे पूछा कि वो भी रंगोली बना रही है। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हुई और चलते-चलते रोहिणी ने एक गलती कर दी, उससे ये कह दिया कि चलो छुट्टी हो गई है, तुम्हें घर नहीं जाना है। और शायद उसने उसको इस तरह से अपने साथ चलने का बुलावा दे दिया। अगर समय रहते गुरुजी नहीं आते तो हो सकता है कि रोहिणी अब भी उस प्रॉब्लम से जूझ रही होती। तो देखा आपने किस तरह से अनजाने में रोहिणी ने एक नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ बुला लिया। कई बार जब हम अननोइंगली अगर है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि कुछ ऐसी जगह है और वहां जाकर आप अगर ऐसा कह दो कि चलो मेरे साथ या तुम मेरे साथ चलोगे, ये इस तरह कुछ स्टेटमेंट होते हैं, तो उनकी वजह से कुछ एंटिटीज आपके साथ भी आ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कभी ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने जाएं तो निकलते टाइम कभी भी ये मत बोलना वापस नहीं चल रहे हो क्या, वरना ऐसा हो सकता है आपके साथ भी अनामिका या अनामिका जैसी कोई एंटिटी पहुंच जाए और फिर वो आपको परेशान करना शुरू करे। तो ये था हमारा आज का इंसिडेंट जो कि हुआ रोहिणी के साथ। आई होप आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।